Welcome to the BioHook. In today's video, we are going to learn about cell and cell organelles in a simplified way. This video is helpful for each and every student who wants to learn about cell. Without any further delay, let's start with the video. So जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे बेसिक सी चीज़ ब्रिक होती है, क्योंकि बिना इसके बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। इस ब्रिक का खुद का एक स्ट्रक्चर है एंड यहाँ ये अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। आगे इन्हीं ब्रिक की हेल्प से हम एक दीवार खड़ी कर सकते हैं जो उस बेसिक सी ईंट का थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर हो जाता है। आफ्टर डैट इन्हीं वॉल्स की हेल्प से एक पूरा रूम बनता है एंड फाइनली एक पूरी बिल्डिंग। कुछ इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म में सबसे बेसिक सी चीज़ सेल होती है। जब यही सेल एक ग्रुप में आ जाएंगी, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, देन टिश्यू विल टुगेदर मेक अ ऑर्गन फ्रॉम विच अ स्पेसिफिक सिस्टम इज मेड, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। लास्ट में यही सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। That's how we come to the conclusion that cell is the basic structural and functional unit of life. Basic here means the smallest unit of life. Okay. इसको डिस्कवर करा था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक ने। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव का मतलब है वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि जब इन्होंने ये डिस्कवरी करी उसको टाइम था 1665 का एंड उस टाइम पर माइक्रोस्कोप या कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो ये क्या कर रहे थे, एक कोर्क जो होता है पेड़ का तना टाइप में, उसको इन्होंने लिया एंड उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये उसे चेक कर रहे थे। देन उन्होंने देखा कि एक हनी फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को इन साइंटिस्ट ने नाम दिया सेलुला। इसी सेलुला से आगे जनरेट हुआ हमारा वर्ड सेल। नाउ on the basis of number of cells, organisms are classified into two categories. First one is unicellular organisms. Those organisms which are made up of one cell are categorized into this category. Okay, so क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेल इन्वॉल्व हो रही है तो सारा का सारा बेसिक फंक्शन उसी सेल को परफॉर्म करना होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया एक काफ़ी कॉमन सा एग्जाम्पल है एंड इसके अलावा अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें नाम से ही पता लग रहा है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व हो रही है इसलिए यहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए जो कि मल्टी सेल से बने हुए हैं। एंड एनिमल्स में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो मसल सेल्स, स्पर्म सेल्स एंड ओवम। सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारी सेल मेम्ब्रेन आ जाती है जिसका बेसिक सा फंक्शन होता है सेलुलर मटेरियल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखना। एनिमल्स में ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वाइल इन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इन कंपैरिजन टू सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है। अलोंग विद दिस इट इज़ नॉन लिविंग। देन here is cytoplasm, in which cyto means cell and plasm means fluid. Overall, cytoplasm is the fluid of cell जिसमें कि हमारी various cell organelles सस्पेंडेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। सबसे पहली तो वो ऑर्गेनेल्स जिनकी कोई कवरिंग ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। देन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इन्हें आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, विच इज़ GOLVE, गोल्व। Here GO stands for Golgi apparatus, L stands for lysosomes, V stands for vacuole and E stands for endoplasmic reticulum. Then finally here is double membrane bounded organelles जिनमें है आपकी MNC, in which M is for mitochondria, N is for nucleus and C is for chloroplast. नाउ सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे बात करें तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। इट्स बेसिक फंक्शन इज़ टू सेपरेट एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, ताकि सेल को कोई हार्म ना पहुँचे। एंड ये काफ़ी थिन एंड ईजिली डैमेजेबल, दैट मीन्स डेलिकेट मेम्ब्रेन है। एंड अलोंग विद दिस इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड एंड प्रोटीन इन दो कंपोनेंट से बनी हुई है। एंड लिपिड के यहाँ दो लेयर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर लिखा हुआ है एंड इसी बाइलेयर स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स एम्बेडेड है। सेमी परमिएबल की बात करें तो जैसे किसी घर के गार्ड होते हैं जो कि ओनली सिलेक्टेड लोगों की एंट्री को घर में अलाउ करेंगे, इसके अलावा जो कोई भी आएगा उनको वहीं रोक देंगे। इसी तरह इस मेम्ब्रेन का यही काम है कि जो भी सिलेक्टेड सब्सटेंसेस सेल को चाहिए ये उन सब्सटेंसेस को इजीली एंट्री दे दें। इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस आ रहा है तो उसको वहीं रोक दें ताकि सेल को कोई हार्म ना पहुँचे।
वहीं प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पहले एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल हमारी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं थी। एंड इट इज़ अ टफ एंड फ्लेक्सिबल लेयर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ओके, सो प्लांट्स में ये नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है एंड काफ़ी रिजिड है एंड फुली परमिएबल भी है। फुली परमिएबल मतलब किसी भी चीज़ को डिसअलाउ नहीं कर रही है, कोई भी अगर सब्सटेंस आ रहा है तो इसे ईजिली अलाउ कर देगी मेम्ब्रेन। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। कंपैरिजन अगर हम करें सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में, तो एज यू नो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल while cell wall is not present in animals. It is present only in plant cells and bacteria. Cell membrane is living and cell wall is non-living in nature. Cell membrane is flexible and cell wall is of rigid type. सेल मेम्ब्रेन का जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये सेमी परमिएबल है, बस सिलेक्टेड ही चीज़ों को अलाउ करेगी, वाइल सेल वॉल एक कम्प्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन है। And cell membrane is made up of lipid and protein while cell wall is mainly made up of cellulose material. न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इन्हें साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल यूनिट ऑफ सेल which means it controls the metabolic activities of cell by controlling the synthesis of enzymes. अब इस बात का क्या मतलब हुआ? एज वी ऑल नो कि न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल विच इज़ डीएनए प्रेजेंट होता है एंड डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में एंड देन आरएनए इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आगे जाके बनाते हैं एंजाइम्स। तो बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जिससे कि हमारे न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल डीएनए ने बनाया है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस ने क्या कंट्रोल करा कि कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम्स बन रहा है एंड किस टाइप का एंजाइम वहाँ पर बनेगा। न्यूक्लियस इज रिगार्डेड एज ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम तो न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप्ड एंड इट इज़ प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ सेल। वहीं न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर करा हुआ है विच इज़ डबल लेयर्ड। इसी के साथ में इस मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स मतलब छेद, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस कंटेन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप। This nucleoplasm contain chromatin which further get organizes itself into thread-like structures which are known as chromosomes. So chromosome basically carry genetic information from one cell to another cell when cells are getting divided. अब अगर न्यूक्लियस का भी कोई ब्रेन है तो वो है न्यूक्लियोलस विच इज़ अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन. हेयर राइबोसोम फॉर्मेशन टेक प्लेस. अब राइबोसोम क्या है? इट इज़ सिंपली मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इसका फंक्शन है अमीनो एसिड्स को आपस में लिंक करने का ताकि एक फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन बन सके. जितनी भी हमारी सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो इसी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है. एंड साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन होता है टू कंट्रोल द शेप ऑफ सेल. Along with this, it also dissolves nutrients and waste products of the cell. And cytoplasmic inclusions are also present in the cytoplasm, which are non-living and non-soluble small particles helping in the cellular respiration. Now, talking about the various cell organelles which are present in the cytoplasm. So, first one is endoplasmic reticulum. It is a network or we can say reticulum of small tubular structure, or in simple way it is a complex network of membrane bounded tubules. टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके पास राइबोसोम्स हैं या नहीं है. सो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं देन दे आर करेक्टराइज्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर नहीं है तो दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड एससीआर का फंक्शन है टू सिंथेसाइज लिपिड्स है. सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो दे आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट सिंथेसाइजेज प्रोटीन एंड लिपिड. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने फंक्शन पढ़ा था एंड स्ट्रक्चर भी पढ़ा था. तो स्ट्रक्चर में हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. तो वो प्रोटीन एंड लिपिड किसने बना के दिए हैं? उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने. ठीक है. सो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इन सिंपल वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन. अगर फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है टू डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग. अगर बाय मिस्टेक किसी ने पॉइजन या ड्रग वगैरह ले लिया तो स्मॉल अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे डिटॉक्सिफाई करेगा वहाँ पर. एंड इट ऑल्सो एक्ट एज चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. Along with this, it provide wide area for cellular reaction.
नाउ एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने एक ऑर्गेनेली डिस्कवर करी। इन्हीं के नाम पर उस ऑर्गेनेली का नाम दिया गया गोल्जी अपैरेटस, एंड इन अदर वर्ड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल में नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड प्लांट सेल में काफ़ी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पर हम इन्हें डिक्लोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने प्रोटीन्स वगैरह बने हैं इन्हें मॉडिफाई करता है, देन इनकी पैकेजिंग करेगा एंड जो भी उन प्रोटीन्स की पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस होगी वहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। डेस्टिनेशंस क्या क्या हो सकती है? लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एज अ सिक्रीशन भी इन्हें वो सिक्रीट करवा सकता है। अलोंग विद दिस इसका एक फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सो लाइसोसोम्स आर अ सेक लाइक कंपार्टमेंट जिनमें काफ़ी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन एंजाइम्स का फंक्शन होता है टू ब्रेक डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स दैट नीड टू बी डिस्ट्रॉयड। अब इसका मतलब क्या है? सेल में अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई या सेल को वो नहीं चाहिए या बाई चांस सेल पे अटैक हो गया, तो डेट मीन्स सेल डैमेज हो गई है, अब उस सेल का हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं है। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे जो कि उन सेलुलर कंपोनेंट्स को ईजिली ब्रेक डाउन कर सकता है स्मॉलर पार्ट्स में, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि ईजिली डाइजेस्टेड हो जाए। द सेल डैमेज डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करते हुए ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट होने की वजह से जो भी इनके अंदर का कंपोनेंट या डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेंगे? जो भी सेल का मटेरियल है ना उसको ईजिली डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस की वजह से लाइसोसोम को बोला गया है कि दे आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। Now, mitochondria, which we all know that they are the powerhouse of cell, and they are rod-shaped organelles which are found in both plant and animal cells. ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकते हैं क्योंकि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। एज दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, सो जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी स्मूथ एंड पोरस है। पोरस हेयर मीन्स दैट इट कंटेन स्मॉल होल्स, एंड जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी हाईली फोल्डेड है सो डैट कि वो एनर्जी जनरेशन के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया आराम से प्रोवाइड करवा सके। एंड जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है उसे हम एटीपी बोलते हैं, विच इज़ योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फाइनली टॉकिंग अबाउट द लास्ट ऑर्गेनेली विच इज़ प्लास्टिड, एंड ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, एंड दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हैं एंड इनका मेन फंक्शन होता है टू स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द फर्दर यूज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट वन इज़ क्रोमोप्लास्ट विच आर कलर्ड प्लास्टिड्स एंड इनका मेन फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज पिगमेंट्स। एक ऐसी ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड इट कंटेन क्लोरोफिल विच इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट, एंड ये ग्रीन कलर पिगमेंट हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ताकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सके। लाइकवाइज माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स था, प्लास्टिड्स के पास भी अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं, सो दे मेक देयर ओन प्रोटीन। Thanks for watching. Please subscribe to my channel for upcoming videos related to biology in which we are going to study in a very easy way. Thank you and have a good day.